हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट होने वाला है। डायरेक्ट मेथड हो गया, डायरेक्ट अप्रोच हो गया, है ना। इनडायरेक्ट अप्रोच, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह हम सब इन डिटेल पढ़ चुके हैं। हालांकि विद एग्जांपल्स अभी मुझे बताना है, अभी तो हम बस स्टेप्स देख रहे हैं, कैसे डालते हैं, कैसी चीजें हैं, वो सब हमने भी देखी, है ना। अच्छा, ये जो मेथड है इनडायरेक्ट और ये जो डायरेक्ट है, ये सिर्फ ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो निकालने के लिए होता है, ठीक है। बाकी जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग निकल के जो आती है और जो कैश फ्लो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकल के आते हैं, उन दोनों का तरीका बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेम है ना। उसमें कुछ भी नहीं है। जैसा आप इनडायरेक्ट मेथड में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकालते हैं, उसी तरीके से आपका डायरेक्ट मेथड के अंदर भी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग निकलेगा, ठीक है। फर्क जो आता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी वैसे बता चुका हूं। डायरेक्ट मेथड अब हम कर लेते हैं, कुछ भी नहीं है, ये तो और भी सिंपल मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा इनडायरेक्ट, इसका नाम ही इनडायरेक्ट है ना, मतलब वो डायरेक्टली बात करेगा ही नहीं। उसमें आपको कैश फ्लो वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि ये देखो सीधा यहाँ से कितना कैश मिल गया, इतना कैश दे दिया, ऐसे नहीं बात करेगा। घुमा फिरा के आपको निकालना पड़ेगा कि मैंने कितना कैश मुझे मिल गया और कितना मुझे कैश मैंने किसी को दे दिया। ऐसा आपको घुमा फिरा के निकालना पड़ेगा। और आप किसकी मदद से वो निकालोगे? इनकम स्टेटमेंट। तो मैंने आपको ये बोला था, इनकम स्टेटमेंट का जो नेट प्रॉफिट, इनकम स्टेटमेंट से क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट। तो कुछ नहीं करना, उस नेट प्रॉफिट को बस कैश प्रॉफिट में अगर आप किसी तरह कन्वर्ट कर दो तो आपको सीधा आंसर मिल गया। अरे आप एक तरीके से क्या निकालोगे? अगर डायरेक्ट मेथड में भी आपको वो डायरेक्टली कैश फ्लो दे देगा, कैश पेमेंट दे देगा, उसको प्लस माइनस करके भी तो आप कैश प्रॉफिट ही तो निकालोगे। अगर आपको ये पता चल गया कि कितना कैश में आपको मिल गया और आपने कितना कैश में दे दिया, नेट अमाउंट आपका क्या आएगा? कैश प्रॉफिट ही तो निकल के आएगा। तो डायरेक्टली आपका निकालने का पर्पस वो है, तो वो आप ऐसे निकाल दोगे इनडायरेक्ट मेथड में। तो कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, कुछ लेस करनी पड़ती है ना। जैसे नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक कर देंगे, बता चुका हूँ। लेस कर देंगे नॉन कैश इनकम, है ना, वो लेस कर देंगे। चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज का भी मैंने आपको फंडा बता दिया, हालांकि विद एग्जांपल्स अभी हम आगे देखेंगे। डायरेक्ट मेथड में बेटा ये कोई टेंशन है ही नहीं, ये कोई चक्करबाजी है नहीं, वो तो बहुत ही सिंपल मेथड है। और बहुत सारे जितने भी आईएफआरएस हो गए, ये अपने क्या हो गए, यूएस गैप हो गए, और जिनकी सेटिंग बॉडी जैसे एफएएसबी बात करें, जिसने यूएस के बताया, तो वो भी रिकमेंड डायरेक्ट मेथड करता है। मैंने आप लोगों के लिए लिखा भी, वो इसलिए रिकमेंड करता है, इसका रीजन ये है क्योंकि ये डायरेक्ट कैश फ्लोज दे देता है। अब देखो, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? ताकि हमको ये जान सके कि भाई साहब कैश कहां कहां से आ रहा है। कैश आ तो रहा है लेकिन कहां कहां से आ रहा है, और कैश जा रहा है लेकिन जा कहां कहां से रहा है। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट की कोई नीड नहीं थी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हम कैश बुक तो बनाते ही हैं। अरे हर कंपनी वगैरह कैश बुक तो बनाती है ना। आप 11th क्लास में आपने कैश बुक नहीं बनाई? बनाई है। तो जो कैश बुक बनी रही है उससे भी तो हमको डेबिट साइड में पता चल जाता है ये कैश आ गया। पेमेंट साइड में हमको ये पता चल जाता है, हाँ यहाँ से कैश चला गया। तो जबरदस्ती फिर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनानी पड़ रही है? वो रीजन ये है क्योंकि कैश, जो कैश बुक है, नो डाउट वो आपको बता देती है कि कैश यहाँ से आ, यहाँ पे इतना इतना कैश आ गया और इतना इतना कैश चला गया। लेकिन वो सोर्सेज नहीं बताती कि ये कैश आ कहां कहां से रहा। बस वही, अगर आप कैश बुक को उसके सोर्सेज पे लिख दो, मतलब सेग्रीगेट करके लिख दो, उनकी हेडिंग के अंदर लिख दो कि ये वाला कैश ऑपरेटिंग से आया है, ये वाला कैश इन्वेस्टिंग से आया, ये वाला कैश फाइनेंसिंग से आया, ये वाला कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चला गया, ये वाली पेमेंट हमारी फाइनेंस में चली गई, ये वाली पेमेंट हमारी इन्वेस्टिंग में चली गई। तो उसी कैश बुक को फिर कैश बुक नहीं बोलोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलोगे अंडर डायरेक्ट मेथड। कुछ नहीं है डायरेक्ट मेथड, कुछ भी नहीं है बेटा। कैश फ्लो बना, वो कैश बुक बनाते हो, बस उसी को उसकी हेडिंग के अंदर, वही जो रिसीप्ट्स हैं उनको आप उनकी हेडिंग के अंदर लिख दोगे ना आप, सेग्रीगेट करके, ये निकल के आ जाएगी। इसलिए बहुत ही सिंपल है। और देखो, इसमें डायरेक्टली आपको ये भी पता चल जाता है कितना कैश और कहां कहां से आया। इसलिए ये, क्योंकि पर्पस तो यही था ना जानना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए ये रिकमेंड एफएएसबी यही करता है कि ये बनाओ, ये ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इससे आपको चीजें पता चलती हैं। इसी के लिए यही तो पर्पस था इसका। लेकिन कंपनीज क्यों नहीं फॉलो करती? ऐसा कोई पेनल्टी नहीं है कि अगर कंपनी ये फॉलो नहीं करेगी तो उनको पेनल्टी लग जाएगी। कंपनी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, कंपनी इसलिए इनडायरेक्ट फॉलो कर देती है क्योंकि उसका आधा 50% काम डन है। पीएनएल अकाउंट उसने बना लिया, पीएनएल अकाउंट के नेट प्रॉफिट को वो कन्वर्ट कर देगी कैश प्रॉफिट में। कैसे? वही डेप्रिसिएशन है, वो भी कैलकुलेटेड है, ऐड बैक कर देंगे। नॉन कैश इनकम्स है वो भी सब डाल रखे हैं, उसको भी माइनस कर देंगे। बैलेंस शीट बना रखी है, उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी दे रखा है, उसको भी प्लस माइनस करके निकाल लेंगे। अलग से कौन कैश बुक बनाएगा, उसको हेडिंग के अंदर लिखेगा? इतना कौन करेगा बेटा, है ना। इसलिए कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट मेथड अप्रोच कर लेती है। आंसर निकालने से मतलब है, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड करो, इनडायरेक्ट मेथड करो, आंसर आपको सेम आना चाहिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। पेपर में वैसे कौन सा पूछा जाता है? वैसे तो अगर देखा जाए, अभी जो पिछला अटेम्प्ट हुआ तो उसमें डायरेक्ट मेथड पूछा गया, ठीक है, अभी डायरेक्ट मेथड आया था।
लेकिन क्योंकि डायरेक्ट मेथड वैसे सिंपल होता है, लेकिन जब पेपर को टेक्निकल बनाना हो, है ना, तो वो इनडायरेक्ट मेथड आपसे पूछ लेगा, क्योंकि डायरेक्ट मेथड तो कोई भी कर लेगा। तो देखो, अब ये मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ इसके क्या है। इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग सेम ही रहेंगे, उसमें मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, वही कट कॉपी उसमें कर देना जो आपने इनडायरेक्ट में करो। कुछ टेंशन नहीं है, आधा यहाँ पे काम डन पड़ा। सारा गेम ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में है, सब चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बदलती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या, अंडर इनडायरेक्ट मेथड आप स्टार्ट कैसे करते हो, नेट इनकम से। इनडायरेक्ट मेथड में बेटा आप स्टार्ट कहां से करते हो, नेट इनकम से स्टार्ट करते हो, लेकिन डायरेक्ट मेथड में आप ऐसा नहीं करते। आप डायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं करते, क्यों नहीं करते, मैंने आपको बताया ना, इसमें आप ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है, डायरेक्ट है। यहाँ पे आपको कैश फ्लोज डायरेक्ट दी जाएंगी। तो जब इसने आपको जुबान से, सीधा मुंह से ही बोल दिया कि भाई साहब मैंने इतना कैश दिया है, तो फिर आपको क्या टेंशन, ये तो डायरेक्टली कैश फ्लो पता चल गई। इनडायरेक्ट मेथड में वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलता कि मैंने इसको इतना कैश दे दिया, मुझे यहां से इतनी कैश मिल गई। कहां पता चलता है आपको, पता चलता है, नहीं पता चलता। देख लो, कहीं भी एग्जाम्पल देख लेना, अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी कराऊंगा। वो आपको डायरेक्टली नहीं बोलता, इसलिए हमको जुगाड़ से इनडायरेक्टली वहां तक पहुंचना पड़ता है। लेकिन यहां पे तो इसने आपको सीधा सीधा बोल दिया कि देखो भाई, कैश इनफ्लो, मैंने यहां से देखो कस्टमर से कैश लिया, आपके डेटर्स थे, डेटर्स ने आपको कैश पेमेंट कैश दे दिया, तो ये तो कैश इनफ्लो हो गई, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट है, तो इसको इनफ्लो में डाल दो। कैश रिसीव फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, आपने इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, देखो ये जो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, ये आपका ऑपरेटिंग नहीं है ये। लेकिन आप बोलोगे फिर आपने सर यहाँ पे क्यों लिखा, इसका एक रीजन है। ये तब होगा जब कोई कंपनी फाइनेंशियल इंटरप्राइज होगी या फाइनेंशियल कंपनी होगी, ये तब ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनेगी उसकी। ये अभी क्या है, मैं आपको एक चार्ट दिखा के उसको समझाऊंगा। देखिए, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, तो उस इन्वेस्टमेंट्स में आपको, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका कैश जाएगा, तो ये कैश आउटफ्लो है। लेकिन ये कैश आउटफ्लो कौन सी एक्टिविटी का है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तो आपने बोला इन्वेस्टिंग है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो नाम से पता चल गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, क्योंकि आपका धंधा थोड़ी ना इन्वेस्ट करना है। तो ठीक है, इन्वेस्टिंग में डाल देंगे। तो उस इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको ब्याज या डिविडेंड मिल जाता है, तो वो इनकम भी तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। अरे जब उसका सोर्स ही इन्वेस्टमेंट है, तो उसपे जो उसके गिफ्ट मिल रहे हैं उसके साथ, या कुछ भी चीजें मिल रही है, तो वो भी तो इन्वेस्टिंग है। क्योंकि इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलना भी तो आपका धंधा थोड़ी ना बेटा, आपने धंधा ये क्या है, डिविडेंड लेने के लिए और ये इंटरेस्ट ब्याज खाने के लिए खोला था, नहीं। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, इसका रीजन ये है क्योंकि कभी कभी कुछ कंपनीज होती हैं जिनका काम ही फाइनेंशियल कंपनी, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, जैसे एनबीएफसी हो गई है ना, जैसे लोन ग्रांटिंग, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं ना बेटा, जो लोन वगैरह देते हैं, ऐसी अगर कंपनी हो गई, तो उनका तो काम धंधा ही यही है, लोगों को ब्याज पे पैसा देना। उनका तो धंधा ही यही है। अब धंधा ये है, तो अब वो थोड़ी ना, अब उनको अगर किसी से ब्याज पे उन्होंने किसी को लोन दिया और उसको उनको ब्याज मिल गया, तो वो थोड़ी ना इन्वेस्टिंग में डालेंगे, क्योंकि उनका इन्वेस्टिंग पर्पस नहीं है, उनका तो काम ही है लोगों को पैसा ब्याज पे देना। तो वो जो ब्याज उनको मिल रहा है, वो उनकी ऑपरेटिंग है, उस केस में ऑपरेटिंग है। ठीक है, तो लेकिन अगर पेपर में कुछ गिवन नहीं होगा, तो आपको यही अज्यूम करना है वो एक नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, क्योंकि ये बहुत रेयर सिचुएशन है। वैसे तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमको इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड मिलता है, हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालते हैं। लेकिन वो आपको पेपर में एक्सप्लिसिटली स्टेट करेगा कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो आपको उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालना पड़ेगा। और ये घुमाएगा एग्जामिनर, उसको पता है आप पूरा फुल रट के आ गए हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल दोगे, वो बोल देगा नहीं ये तो फाइनेंशियल है। अब इतना दिमाग शायद आपका ना चले, या हड़बड़ाहट में आप ना पढ़ो, क्योंकि इतने क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, फटी हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसी क्या, अब कैश आउटफ्लो कौन कौन से होते हैं, आउटफ्लो जैसे कैश पेड टू सप्लायर, अरे क्रेडिटर से माल उधार पे लिया था, अब कभी ना कभी पेमेंट भी तो दोगे। अब जब पेमेंट करोगे तो कैश चले जाएगा, तो उसको हम कैश आउटफ्लो बोलेंगे। लेकिन ये कैश आउटफ्लो कौन सा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग है नहीं, इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना हमारी, फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर थोड़ी ना चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली ऑपरेटिंग का है। सीधी सीधी बात है, धंधे का, अरे धंधे से रिलेटेड है। अरे आप माल उधार पे लेते हो, कौन सा माल उधार पे लेते हो, जो आप माल बेचोगे, स्टॉक, वो तो आपके धंधे से लेना देना है ना उसका, तो सीधा सीधा। एम्प्लॉयर्स, अरे एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हो, ये भी तो कैश आउटफ्लो, और सीधा सीधा धंधे से लेना देना। अरे आप अपने धंधे के लिए तो एम्प्लॉयज रखते हो, और किसके लिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत सारी, ये तो सीधा सीधा शब्द ही ऑपरेटिंग आ गया, है ना। कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, कैश पेड फॉर इंटरेस्ट ये कौन सा है, आपने कोई लोन उठा लिया होगा। अरे अगर आपने कोई लोन उठा लिया होगा, उस पर आप ब्याज दे रहे हो, वो जो ब्याज आप दे रहे हो, वो आपका ऑपरेटिंग नहीं है। ये फिर मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, फिर से वही लॉजिक। अरे ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है क्योंकि अगर कोई कंपनी फाइनेंशियल इंटरप्राइज, जैसे मैंने यहाँ पे अभी बोला था, अगर ये फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसके लिए बेटा अगर वो कोई किसी से लोन लेती है और उस पर ब्याज देती है, तो वो उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है।
क्योंकि उसके लिए तो वो एक तरीके से स्टॉक जैसा है ना। अरे जैसे एक रियल एस्टेट है, वो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको क्या लगता है वो अपनी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट में दिखाता है? नहीं, वो उसके लिए इन्वेंट्री है। जैसे कपड़े की दुकान वाले है बेटा, उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, तो वो क्या उसको वो ये थोड़ी ना बोलेगा मेरे पास बहुत कपड़े, वो उसका स्टॉक है। आप लोगों के लिए अगर आप खरीदते हो तो आपके लिए वो एसेट है, कस्टमर के लिए एसेट है, लेकिन उसके लिए तो वो एक मर्चेंडाइज है ना, इन्वेंट्री। ऐसी रियल एस्टेट है, आप जब प्रॉपर्टी खरीदोगे एज अ कस्टमर तो आपके लिए वो एक एसेट है, लेकिन रियल एस्टेट वाले के लिए तो वो एक इन्वेंट्री है ना बेटा, उसके लिए तो इन्वेंट्री है वो, तो वो तो इन्वेंट्री में दिखाएगा। ऐसी ही फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, वो अगर किसी से लोन लेता है और उस पर ब्याज देता है, तो वो जो लोन उसने लिया है वो हो सकता है उसके लिए इन्वेंट्री हो, वो आगे उस लोन से यूज करके किसी को दे, हमको क्या पता, है ना। तो इन कंपनीज के लिए बेटा वो इन्वेंट्री की तरह काम करेगा, ठीक है। तो उसने अगर उसको ब्याज दिया तो वो उसका ऑपरेटिंग खर्चा है। लेकिन अभी हम जर्नल जर्नल चल रहे हैं, जैसे सोचो ये कोई फैक्ट्री है, उसका कोई और बिजनेस है, उसने अगर लोन ले लिया तो वो तो उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, क्योंकि लोन लेना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ना। हाँ, अगर उस पे अब आप ब्याज दे रहे हो, उस पे अगर आप ब्याज दे रहे हो तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाया जाएगा, क्योंकि जब लोन ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उसका ब्याज भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, सीधी बात है। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो शॉर्ट टर्म लोन है, लेकिन शॉर्ट टर्म अगर आप लोन लेते हो तो वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है बेटा, ये याद रखना, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। आपको पता होगा क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन कहां जाता है? अरे शॉर्ट टर्म लोन किधर जाता है, कहां जाता है? वहां पे जाता है अपना वर्किंग कैपिटल, करंट लाइबिलिटीज में। मैंने आपको पिछली क्या कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड में ऑलरेडी समझा चुका हूं, वैसे मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं। देखो मैंने जब आपको पढ़ाया था करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन द करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन किधर जाएंगे? करंट लाइबिलिटीज में, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी, तो आप क्या करते हो? कैश फ्लो में ऐड कर देते हो ना, क्योंकि क्यों बढ़ गई होंगी आपकी लाइबिलिटी? क्योंकि आपने पैसा उधार पे लिया होगा, मतलब आपके पास कैश आया होगा, इसलिए ऐड कर देंगे। तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जाता है, ये देखो इसका सारा इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ चुका है। फाइनेंसिंग के अंदर सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन जाता है, अगर शॉर्ट टर्म लोन पे ब्याज है वो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डाल सकते हो, ठीक है। ये है बेटा, ये कंसेप्ट है, तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। चीजें रट लोग रट भी लोगे ना तो बेटा इतनी चीजें बन जाएंगी, इतनी चीजें बन जाएंगी, एग्जाम में अगर बनाने को है सारा फेल हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं कंसेप्ट किसी किसी ये डिपेंड करता है बेटा, वो कंपनी का नेचर क्या है। ऐसे ही नहीं आपने रट लिया बस ये कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, इसको हम ऑपरेटिंग में डाल देंगे क्योंकि सर ने बोला, ऐसा नहीं है। हर कंपनी के नेचर पे डिपेंड करता है। अरे अगर वो कंपनी नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस नॉन फाइनेंशियल होनी चाहिए, तो उसके लिए अगर इंटरेस्ट का खर्चा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, गिवन वो लोन भी लॉन्ग टर्म हो। लेकिन अगर उसने शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है तो वो तो है ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और उस पर इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन अगर हम फाइनेंस की बात कर ले, एक फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, तो फाइनेंशियल इंटरप्राइज के केस में अगर वो उसने लोन लिया, अगर उसने लोन लिया तो वो तो है ही ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग नहीं है, क्योंकि उसका तो काम ही लोन देना और लोन लेना है। तो एक तरीके से जो उसने लोन लिया वो एक इन्वेंट्री की तरह काम करेगा, स्टॉक की तरह काम करेगा। और जिसने उस पर जो ब्याज दिया वो भी, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, फर्क नहीं पड़ता, उस पर ब्याज भी उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि उसका ऑपरेशन ही यही है, उसका धंधा ही यही है। ऐसा थोड़ी ना वो फर्नीचर कुर्सी बेच रहा है, वो तो लोन दे रहा है, सीधी बात है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है, ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। उसने वो क्वेश्चन में वो नाम लेता है बेटा, वो लेता है कि देखो ये कंपनी है डेनवर लिमिटेड, ऐसा वो लिमिटेड, वो उसका फिर बिजनेस, उसको बिजनेस का नेचर भी बताता है। वो अपनी क्यों एक दो लाइनें वेस्ट करेगा बेटा, वो है कि इतना टाइम वेस्ट करेगा उसका नेचर ऑफ बिजनेस बताने में? वो इसलिए बताता है क्योंकि जानना वहां पे जरूरी है उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या, ठीक है। तो कैश फ्लो, बाकी क्वेश्चन में फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बहुत ज्यादा फर्क आपका पड़ जाएगा। देखो, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी चीज है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ऐसी चीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने आंसर बिल्कुल ठीक निकालो लेकिन तब भी आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि कैश फ्लो कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स इतना प्लस माइनस करके आंसर तो आ ही जाएगा। दिक्कत वो नहीं है, वो प्लस आपने किस हेडिंग के अंदर डाला वो उसके मार्क्स। आप अरे क्या फर्क पड़ता है, एक चीज है ऑपरेटिंग में प्लस करो, इन्वेस्टिंग में प्लस करो या फाइनेंसिंग में प्लस करो, प्लस तो हो ही गया ना, तो आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन वो प्लस किधर हुआ है? जो चीज प्लस होनी चाहिए थी ऑपरेटिंग में आपने कर दी फाइनेंसिंग में, तो आंसर तो गलत हो जाएगा ना। तो वो ये देखता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए ये कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे डिफिकल्ट लगता है बेटा स्टूडेंट्स को बनाना, क्योंकि उनको सोचते हैं यार ये तो बहुत चक्करबाजी है, इसमें रटना बहुत है कि इसको यहां डालो उसको वहां डालो, ऐसा कुछ नहीं। नेचर ऑफ बिजनेस मैंने आपको समझा दिया, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं, ठीक है। सेकंड स्टेप ये तो हो गया ऑपरेटिंग। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला कट कॉपी मार देना, उस जैसे कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना, ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच हो डायरेक्ट अप्रोच हो फर्क नहीं पड़ता, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सेम ही है। अरे क्या है, क्योंकि इसमें दोनों में कैश, उसका तो डायरेक्टली कैश फ्लो बता देता ना वो। अरे सारा पंगा ऑपरेटिंग में है, ऑपरेटिंग में है, क्योंकि वो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आपको डायरेक्टली ऑपरेटिंग के कैश फ्लो नहीं बताता,
तो हमको क्या करना पड़ा था, हम पीएनएल अकाउंट की मदद से, इनकम स्टेटमेंट की मदद से अपने नेट प्रॉफिट को कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहां तो वो हमको साफ साफ बता ही देता है भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखा मैंने आपके लिए लिखा है, दिस सेक्शन आर प्रिपेयर्ड इन द एग्जैक्ट सेम वे एज द इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ कर ही नहीं सकता। अरे यहाँ पे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में तो वो कुछ कर ही नहीं सकता ना, उसको देना ही पड़ेगा आपको। देखो जैसे पेमेंट एक्वायर टू लॉन्ग टर्म एसेट, एक एसेट खरीद ली उसके लिए पेमेंट चली गई तो ये कैश आउटफ्लो हो गई। एक प्रॉपर्टी खरीद ली, ये भी कैश आउटफ्लो हो गई। इन्वेस्टिंग इन द अदर कंपनीज, ये भी कैश आउटफ्लो है। इनफ्लोज कहां कहां से, वो कोई लॉन्ग टर्म एसेट थी उसको बेच दिया तो पैसा आ गया, इनफ्लो है। एक बिल्डिंग थी उसको बेच दिया पैसा, या इक्विपमेंट बेचा वो भी पैसा आ गया, तो ये इनफ्लोज है। किसी को लोन दिया था तो उसने प्रिंसिपल हमको दे दिया, पैसा आ गया, साथ में ब्याज भी दे दिया, वो भी है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, ये भी सेम है। अरे बिल्कुल सेम है, जैसे इनडायरेक्ट मेथड था वैसे ही डायरेक्ट अप्रोच के साथ भी, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब आप इसको, मतलब मैंने आपको वैसे ही सब, ये सब मैंने आपको बता दिया, पुटिंग ऑल टुगेदर मतलब सारा का सारा अब आपने कर लिया। ये नेट डिक्रीज नेट इंक्रीज निकाल दिया। फिर आपको क्या करना है, बिगिनिंग कैश बैलेंस ऐड कर देना, एंडिंग आपके पास आ जाएगा बस। लास्ट में फिर नोट्स में आपको नॉन कैश एक्टिविटीज भी लिख सकते हो, जैसे डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम ये सब चीजें इंक्लूड नहीं करते ना, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। लेकिन यूजर को समझाने के लिए कि भाई साहब देखो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने कैश बेसिस में बनाएंगे। अगर आपको ये नॉन कैश आइटम्स वगैरह जाननी है तो ये देखो हमने नोट्स में आप लोगों के लिए लिख दिया है, ये सब थी। बाकी बेटा पीएनएल अकाउंट में तो उसको मिल ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप धंधे के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, इनकम स्टेटमेंट भी बना रहे हो ना, हाँ तो उसको वहां पे मिल जाएगा। ज्यादा इतना भी करने की जरूरत नहीं। चलो, फिर भी कंपनी लिख देती है बेटा, ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है। अब उसको डेप्रिसिएशन जानना है तो उस बेचारे को ऑल द वे जाके पीछे इनकम स्टेटमेंट खोलनी पड़ेगी, और वहां पे भी पूरा नीचे स्क्रॉल करके जाके अपना डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा, वहीं लिख दो, है ना। टाइम टाइम बचाना बेटा, क्योंकि वो आपकी एक इन्वेस्टर बेटा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। और आपको क्या लग रहा है वो आपकी कंपनी पे इन्वेस्ट करने लगा है क्या? उसको बगैर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स पढ़नी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी है, आपकी थोड़ी ना पढ़ने बैठा है सर। तो आप सारी चीजें वहीं नीचे लिख दो। चलो, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जब मैंने आपको देखिए पार्ट वन जब मैंने आपको पढ़ाया था, शुरू की जो हमारी क्लासेस थी, उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था लिंकेज वाला। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दूसरे से लिंक्ड है ना, हाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इंटरलिंक्ड। ऑब्वियसली लिंक है, क्योंकि डबल एंट्री है ना। अरे लिंकेज होगी, आप नहीं भी ढूंढोगे तो मिलेगी, क्यों? क्योंकि डबल एंट्री है। एक एंट्री अगर डेबिट होती है तो उसके क्रेडिट एक्सपेक्ट भी होता ही होता है। अगर एक एंट्री पीएनएल अकाउंट के अंदर डेबिट हो रही है तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगी जाएगी, या कहीं ना कहीं तो जाएगी जाएगी, दूसरी जगह तो है ही, यही डबल एंट्री। तो भाई तो ये तो फिर एक रिलेशनशिप बन ही गया। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो आप इनकम स्टेटमेंट के अंदर उसको प्लस तो करते ही हो, साथ में लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट की भी दिखा देते हो, तो इंटरलेशन तो बन ही जाता है। ऐसी कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी इंटरलेशन है। कैसे? अरे कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हो, ऑपरेटिंग एक्टिव, अगर इनडायरेक्ट मेथड अप्रोच यूज कर रहे हो तो पीएनएल अकाउंट का नेट इनकम की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो क्या एक रिलेशनशिप नहीं बन गया? मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन इनकम स्टेटमेंट। तो ये एक इंटरलेशन यहां से बन गया। चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल, ये नेटवर्किंग कैपिटल क्या होता है मैंने आपको वैसा समझा रखा है। नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अरे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के चेंज को आप दिखाते नहीं हो। अरे इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन डेट्स, एसेट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी दिखाते तो अभी सारा समझाया था मैंने आपको। तो ये भी तो वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट भी तो आ जाता है, मतलब बैलेंस शीट को भी आप अपने लूप में ले लेते हो। कैपेक्स एंड, ये कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर को बेटा कैपेक्स बोलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वगैरह। अब ये कहां दिखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? अरे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो वगैरह, है ना। आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, इन्वेस्टमेंट करी, ये सब। तो ये सब मतलब बैलेंस शीट के आइटम्स को भी आप इंक्लूड करो। और एक चीज और, आप अपने प्रोजेक्ट्स को भी साथ में दिखा रहे हो। रिटेन अर्निंग्स, सीधी सीधी बात है, रिटेन अर्निंग्स को दिखाते हो। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिटेन अर्निंग्स ही तो है ना। प्रॉफिट्स वगैरह आपके पास आ गए, आपने शेयर इशू कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया होगा, वो कब कहां जाएगा सारा प्रीमियम? यहीं तो जाएगा रिटेन में। डेट एंड इक्विटी इंश्योरेंस, पैसा डेट पे इशू कर दिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, बैलेंस शीट में भी जाएगी साथ में। एंडिंग कैश बैलेंस, जो फाइनल बैलेंस आता है बेटा वो आपको एंडिंग ही तो आता है। अभी मैं आपको पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिखाऊंगा, अभी तो फॉर्मेट नहीं दिखाया मैंने आपको, ठीक है। एंडिंग कैश बैलेंस, हमारा लास्ट में बैलेंस क्या निकल के आता है? क्लोजिंग कैश बैलेंस ही तो निकल के आता है बेटा, है ना। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। वो फॉर्मूला मैंने आपको क्यों बताया था? इसलिए बताया था, देखिए हम अकाउंट्स कर रहे हैं, ये मैथमेटिक्स क्लास तो है नहीं कि हम फॉर्मूला सीखेंगे, है ना। अकाउंट्स है तो अकाउंट के तरीके से ही होगा, आपको स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगे, अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी, लेजर्स बनाने पड़ेंगे, तभी आंसर निकल के आएगा। लेकिन ये सीएमए यूएस है ना, ये सीपीए नहीं बेटा, ये सीएमए यूएस है। यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन एमसीक्यू।
एमसीक्यू में आप क्या ही कितने भी अकाउंट्स बना लो बेटा, वो मांग ही नहीं रहा, वो कह रहा है 4 में से 1 टिक करके बता दो। अब है 100, टाइम है 3 घंटा। आपके पास टाइम ही नहीं अकाउंट्स बनाने का। अब अकाउंट्स, हाँ सर, अकाउंट्स आ जाएगा, आप अकाउंट्स बनाओ, लेजर खोलो, वो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, दुनिया भर के एंट्री मार के आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन इतना टाइम नहीं है ना आपके पास। वही अकाउंट आप बनाओगे, पूरे 2 मिनट लग जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको 1 डेढ़ मिनट के अंदर करके आना। वहां पे मैथमेटिक्स आपका मदद कर देगी। अरे अकाउंट्स कुछ नहीं है, आप अकाउंट्स क्या है, मैथमेटिक्स का जो फॉर्मूला है उसको बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दोगे, वही तो अकाउंट्स है। तो मैथमेटिक्स ही ना, प्लस माइनस, बस उसको आपने एक अकाउंट फॉर्म में लिख दिया। डेबिट मतलब प्लस, क्रेडिट मतलब माइनस, सीधी बात। तो आप अपने टाइम बचाने के लिए क्या करोगे, वहां पे वो फॉर्मूला यूज कर लोगे। इसलिए मैंने फॉर्मूला वहां पे लिखा, क्योंकि पेपर में आप अकाउंट्स नहीं खोल सकते वहां पे, है ना। आपको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जल्दी आंसर निकालने के लिए। हालांकि हम अकाउंट्स कर रहे हैं तो हमको वैसी चीजें अकाउंट से करनी चाहिए, लेकिन ये सीएमए यूएसए सीपीए तो है नहीं। सीपीए में बोलता है वो अकाउंट्स खोलो, क्योंकि उसको जानना है आपको आता है नहीं आता। मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, आपको नहीं करना, आपको सीपीए आपके लिए ऑलरेडी अकाउंट्स बना देगा, आपको उस पर डिसीजन लेना है ना। तो ये है, तो आपको जल्दी आंसर करना है, इसलिए आपको फॉर्मूला करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला समझने के लिए अकाउंट समझाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दी। आइए, ये एक फॉर्मेट है। देखिए ये जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप देख पा रहे होंगे ये। अच्छा, ये फॉर्मेट कौन सा, पहले ये भी बता देता हूं, ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है। तो डायरेक्ट अप्रोच भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो फॉर्मेट बनाया गया है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड से बनाया गया, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है ये। सबसे पहले है ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है, ओपनिंग कैश बैलेंस लिखना होता है। फिर ये सब जितना भी ड्रामा हो रहा है, ये देखो यहां तक ऑल द वे, ये सारा का सारा बेटा क्या है, चेंजेस इन कैश फ्लो। अरे मतलब कितना चेंज आ गया इस साल, चेंजेस इन कैश फ्लो निकालते हैं। अब ओपनिंग को आपने ऐड कर दिया, ये सारा सारा चेंजेस है, ये ओपनिंग है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, क्लोजिंग तो निकल के आ जाएगा। ये रहा क्लोजिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस निकल के आ गया। तो यही होता है, ठीक है। सारा ड्रामा बेटा इसी का, ये चेंजेस इन कैश फ्लो निकालने का, वो मैंने आपको बताया। 3 एक्टिविटीज होती है। सबसे पहले कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे यही हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी, आप हायरार्की चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सबसे पहले बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखनी है, फिर इन्वेस्टिंग लिखना है, फिर फाइनेंसिंग है। इसका लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी होता है, ठीक है। चलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से स्टार्ट करें। देखो ये इनडायरेक्ट अप्रोच है। देखो इसमें सबसे पहले पीएनएल अकाउंट का नेट इनकम उठा के यहाँ पे पटक दिया, ये देखो 99,803, ये सब डॉलर फिगर है। फिर एडजस्टमेंट टू रिकंसाइल नेट फिगर, है ना। अब इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो नकली प्रॉफिट है। अरे लिखा है ना, एडजस्टमेंट टू रिकंसाइल नेट इनकम टू कैश जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग, क्योंकि ये जो पीएनएल अकाउंट का इनकम स्टेटमेंट का नेट इनकम है, ये तो नकली है। इसके अंदर नकली खर्चे, नकली इनकम प्लस माइनस हो रखे हैं, तो हमको वो ठीक करना पड़ेगा। अब हम ठीक कैसे करेंगे, ऐड बैक करके, लेस करके, ये सब लॉजिक बता दिया, ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऐड कर दिया, शेयर बेस कंपनसेशन एक्सपेंस, ये सब आपको नहीं पढ़ना बेटा, आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। फिर ये चीज देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज वगैरह, ये सब हमने प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग में आ जाओ, परचेज ऑफ मार्केटेबल परचेज, देखो सारा इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, सारा इन्वेस्टिंग। देखो आपका धंधा नहीं है, देखो जितने भी मैंने आइटम्स लिखे आपके धंधे के नहीं है। ये देखो मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मैच्योरिटी ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सेल ऑफ मार्केटेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदी, है ना। पेमेंट मेड इन द कनेक्शन विद बिजनेस एक्विजिशन, अरे बिजनेस खरीद लिया होगा तो वो ऐसे फोकट में थोड़ी ना खरीदा होगा, पैसा दिया होगा उसको खरीदने के लिए, सीधी बात। तो ये पेमेंट है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, पेमेंट फॉर टैक्सेस, अरे पेमेंट फॉर टैक्सेस देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, आप सोचो कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो ऑपरेटिंग में लिखते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑपरेटिंग में लिखते हैं, नो डाउट। लेकिन ये देखते हो कौन सा टैक्सेस की बात हो रहा है, यहाँ पे ये बात हो रही है शेयर सेटलमेंट ऑफ इक्विटी अवॉर्ड। अब ये क्या होता है, ये आपको नहीं जानना, ये इस पे बेटा एक डिटेल कंसेप्ट है, तभी समझा सकता हूँ। पेमेंट फॉर डिविडेंड एंड डिविडेंड इक्विवेलेंट्स, ऑब्वियसली डिविडेंड देना इज आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, आपका धंधा थोड़ी ना डिविडेंड देना किसी को। रीपर्चेज ऑफ कॉमन स्टॉक, ट्रेजरी स्टॉक बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है आपका। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया कि ऐसा बनता है। तब जब आप इसको प्लस माइनस करोगे, है ना, ये आपने ओपनिंग एक्टिविटीज आया, ये सारा का सारा आपके पास चेंजेस आ गया, ये रहा देखो जितना भी चेंजेस आ गया, इसको आप इसके साथ प्लस माइनस करोगे तो आपका देखो आंसर क्या आएगा। ओपनिंग बैलेंस कितना था आपका 35,929, चेंज कितना हो गया, नेगेटिव चेंज हुआ है 10,952, 10,952 इज द चेंज। तो ये तो माइनस का आपका आंसर, इसके साथ ये तो इसका माइनस होगा। अरे ये देखो ना, ये ओपनिंग कैश में आप इसमें प्लस करते हो, लेकिन जब ये माइनस बैलेंस है तो ये तो माइनस हो जाएगा ना। तो आ गया आंसर 24,977। अभी दिखाया बेटा अभी इन डिटेल एक फॉर्मेट जो आपके सिलेबस के हिसाब से, जो आपके सीएमए यूएस कोर्स ओरिएंटेड है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या। तो मेथड्स तो आपके लिए 2 हैं, है ना। अब इसको समराइज फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। एक इनडायरेक्ट है। द इनडायरेक्ट मेथड इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट
among US companies whereby the standard line item is the net income। मैंने आपको बोला था क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो होती हैं वो ज्यादातर इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करती हैं। नो डाउट डायरेक्ट यूज करना चाहिए, जैसे एफएसबी भी रिकमेंड करता है, लेकिन फिर भी ये कंपनीज पता नहीं क्यों इनडायरेक्ट करती है। रीजन बीइंग टाइम बचता है ना, टाइम नहीं है। अरे अकाउंट्स तो इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, बट बिजनेस थोड़ी ना है। अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बट इज नॉट आवर बिजनेस। वो बस हमारे लिए अकाउंट्स हमने एक बिजनेस कर दिया ताकि हम बस हमको पता चल जाए हमने कितना प्रॉफिट कर लिया, बस। अब उसमें इतना डीप जाने की, इतना घुसने की जरूरत नहीं है, बट टाइम बचाना। इंटरनेट मेथड से अगर आंसर निकल रहा है, टाइम बच गया, तो बस ठीक है, फॉलो कर लो। डायरेक्ट मेथड में अब इतना, अब यूजर के लिए कि भाई साहब देखो तुम्हें प्रॉपर कैश फ्लो बताया, ये सब नहीं, अब तुम जाके कैश बुक देख लो, हाँ इतना नहीं है। चलो, वैसे मैं आपको अगर बात बताऊं बेटा, आप इनडायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट अप्रोच भी निकाल सकते हो। आपके सिलेबस में वैसे ये है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं, अगर कोई भी इन्वेस्टर है वो ऑटोमेटिकली इनडायरेक्ट अप्रोच से, मतलब उसके पास अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और क्या चीज, क्या कहते हैं उसको, कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर इनडायरेक्ट अप्रोच, अगर वो डायरेक्ट अप्रोच के थ्रू जाना चाहता है वो निकाल सकता है इन स्टेटमेंट्स के थ्रू। बता आपको इन तीनों से उसके पास लेकिन तीन चीजें होनी चाहिए, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और अगर ये वैसे तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से भी हो जाएगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड भी है तो और भी बड़ी, कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर डायरेक्ट अप्रोच निकल जाएगा, बहुत इजी होता है। ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि सिलेबस की बात नहीं, पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि वो तो बहुत डिटेल टॉपिक हो गया ना, कैसे पूछेगा, एमसीक्यू में पूछ नहीं सकता, ऐसे में पूछ नहीं सकता, इतना अगर इतना बड़ा क्वेश्चन ऐसे में आ गया तो फिर तो निकल जाएगा पेपर, इसलिए। ठीक है, कुछ चीजें बेटा एक्चुअली आपके सिलेबस में है, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है पूछना, है ना, प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट है, पूछ ही नहीं सकते, ऐसा है। डायरेक्ट मेथड है ना, अंडर डायरेक्ट मेथड नेट इनकम इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट, हमको पता है वो तो इनडायरेक्ट मेथड में, बट रेदर द डायरेक्ट मेथड एक्सप्लिसिटली लिस्ट द कैश रिसीव, मतलब सीधा सीधा बिल्कुल बेटा खुल के बताएगा, ये देखो मैंने यहाँ कैश दे दिया दुनिया जहां में, और यहाँ कैश मुझे मिल गया, बस। ये तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए काम इजी हो गया। तीन एक्टिविटीज बेटा होता है, ये सब समराइज मैंने कर दिया हमारा टॉपिक। तीन एक्टिविटीज होती है बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इसके कुछ इनिशियल्स है, सीएफओ सीएफआई, ये एक्सेप्टेड है, ये आपको सीए में यूएसए में भी आपसे लिखा है, लेकिन आप मत लिख के आना तो ठीक ही रहेगा वैसे। ठीक है, द सेक्शन टॉप लाइन आइटम्स नेट इनकम, आई नो हमको पता है, ठीक है, विच इज एडजस्टेड बाय एडिंग बैक नॉन कैश एक्सपेंसेस, जैसे डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, है ना। ये भी एक नॉन कैश एक्सपेंस, मैंने आपको बोला था सिर्फ डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट वगैरह ही नहीं होते सब नॉन कैश, और भी होती है, जैसे ये स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन। अब ये क्या होता है बेटा स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको सेक्शन बी में पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको स्टॉक ऑप्शंस पढ़ाऊंगा ना, तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, अभी कोई सेंस नहीं है इसको समझाने की, क्योंकि हमारे कैश फ्लो से कोई लेना देना है नहीं इस कंसेप्ट। ठीक है, एंड देन एडजस्टेड फॉर चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल लाइन आइटम्स। अरे ये वर्किंग कैपिटल लाइन आइटम्स क्या होती है, अरे इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, ये सारा ड्रामा। ठीक है, इसे ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अरे क्योंकि वर्किंग कैपिटल क्या फॉर्मूला क्या होता है, एसेट करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अरे तो डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी को जब आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या एक तरीके से नेट वर्किंग कैपिटल ही तो निकल के आएगा, नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकल के आएगा, सीधा लॉजिक है बेटा हर चीज। डेप्रिसिएशन को अब आप क्यों ऐड बैक करते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्योंकि ये आपका नॉन कैश खर्चा है, आपके एक्चुअली जेब से कभी गया ही नहीं, तो आपके जब कभी जेब से गया ही नहीं, तो रियल लाइफ के कैश प्रॉफिट में से तो कभी आपके गया ही नहीं ना, तो बेटा तो अब उसको ठीक कैसे करें, दोबारा ऐड बैक कर दोगे। इन डिटेल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, अभी तो सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं कैश। अब ये रिवाइज इसलिए करा रहा हूं, समराइज में इसलिए लिखा क्योंकि जब इन डिटेल अब टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाए। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन द नेक्स्ट सेक्शन द इन्वेस्टमेंट्स आर अकाउंटेड फॉर विद परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, है ना, कैपेक्स हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एज द मेजर रिकरिंग आउटफ्लो फॉलोड बाय द बिजनेस एक्विजिशन एंड डाइवेस्टिट्यूर्स। अभी डाइवेस्टिट्यूर्स क्या होता है बेटा, ये अभी आप नहीं समझो, ये हमारा सेक्शन बी का पार्ट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, डाइवर्स्ट और डिस इन्वेस्टमेंट में फर्क है, डिस इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ डाइवेस्टिट्यूर। ठीक है, किसी कंपनी को डाइवर्स्ट कर देना वो एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, इसको डिस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे लोग इसको डिस इन्वेस्टमेंट के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन द फाइनल सेक्शन द नेट कैश इंपैक्ट ऑफ रेजिंग कैपिटल फ्रॉम इशूइंग इक्विटी, इक्विटी, अरे चाहे इक्विटी रेज करो, इक्विटी वापस खरीद लो, डेट रेज करो, डेट की पेमेंट दे दो, ये सब के सब आपके कैपिटल को इफेक्ट करते हैं ना, कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर देंगे। मैंने आपको बोला था सबसे सिंपल जुगाड़ है कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी को जानना, कैसे, आप उसकी ये देख लो, जो भी कैश फ्लो चाहे वो आउटफ्लो या इनफ्लो, अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सीधी सीधी बात है। ठीक है,
तो आप तभी तो देखो इशू ऑफ डिविडेंड्स आर टेकन इनटू अकाउंट। डिविडेंड्स वगैरह देना क्यों आपकी फाइनेंसिंग, क्योंकि डिविडेंड जब भी आप देते हो तो आपका इक्विटी बैलेंस कम हो जाता है ना। अरे रिटेन बैलेंस कम हो जाता है ना, रिटेन अर्निंग्स कम होगी तो आपका इक्विटी बैलेंस कम होगा, इक्विटी बैलेंस कम होगा तो कैपिटल कम नहीं हो गया, सीधी बात। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ओके, सबसे पहला पार्ट। अब हम टॉपिक बाय टॉपिक आ गए। देखिए इन डिटेल हमने सारा देना है, वैसा भी आपको सारा समराइज स्टेप्स बाय स्टेप्स मेथड सब समझा दिए। अब प्रॉपर इन डिटेल समझाना है, एक एक एक्टिविटी को समझना है और उसकी पर्टिकुलर एग्जांपल को भी समझना है, ठीक है। सबसे मेन टॉपिक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पेपर में इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कम पूछता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज्यादा पूछता है, क्योंकि इसी में तो सारा गेम है। मैंने आपको बोला देखो इसी में ही तो दो मेथड भी होते हैं आपके, है ना, सीधी बात है। ये देखिए पहले इस चार्ट पे आ जाइए, ये है वो चार्ट जो मैं आपको बता रहा हूं की कंपोनेंट्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्लो दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बोला था दो फ्लो होते हैं, एक इनफ्लो होता है, एक आउटफ्लो होता है। अच्छा, नॉन फाइनेंशियल, ये मैं कह रहा था, एक मैंने आपके लिए दो बिजनेस कैटेगरी बनाया, दुनिया में दो ही बिजनेस कैटेगरी बेटा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। अरे इससे ज्यादा क्या है, आप बोलोगे नहीं नहीं सर गुड्स दो होते हैं सर, ये तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। अरे ये तो आपने बिजनेस टाइप ऑफ बिजनेस पे बोल दिया, मैंने कहा नेचर ऑफ बिजनेस। दो ही टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं दुनिया के अंदर, एक फाइनेंशियल वाला और एक नॉन फाइनेंशियल वाला। अब नॉन फाइनेंशियल के अंदर बहुत सारे बिजनेस आ सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल आ गया, सर्विस आ गया, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, बहुत चीजें। फाइनेंसिंग के अंदर जैसे बैंक्स वगैरह आ गए या बहुत सारे एनबीएफसी वगैरह आ गई, तो ये दो बिजनेस है। तो नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो कोई टायर इंडस्ट्री है, उसके केस में क्या क्या चीजें कैश इनफ्लोज हो सकती हैं। ऑपरेटिंग के केस में कह रहा हूं, ऑपरेटिंग हेडिंग चल रही है हमारी ये रही, ठीक है। उसके केस में अगर एक नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस है तो उसके केस में कौन सी चीजें हमारी कैश इनफ्लो हो सकती है, वो है कैश सेल्स। ये देखो कैश सेल्स, ये क्या बता रहा हूं हमको बेटा, कैश सेल्स हमको पता ही है। अरे कैश आपने डायरेक्टली किसी को माल बेच दिया और उससे आपको कैश मिल गया, तो ये तो हमको पता ही है, ये तो कैश है, ये तो डायरेक्टली इसने बोल दिया, ये डायरेक्ट अप्रोच की बात कर रहा है। अगर आपको कैश सेल्स अगर लिख रहा है वो तो डायरेक्ट अप्रोच है, क्योंकि इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर तो कैश सेल्स होता ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा नेट इनकम के अंदर अकाउंटेड होता है। अरे दिमाग लगाओ, वैसे इनडायरेक्ट मेथड के अंदर भी होता है। अगर आप उस नेट इनकम को भी अगर तोड़ दोगे ब्रेकअप कर दोगे, तो उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। मतलब कैश सेल्स, कैश एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और भी क्या, जैसे क्या कहते हैं उसको, वेजेस एंड सैलरीज वगैरह, ये सब फ्रेट इन फ्रेट आउट, ये सब आप ऐसे इंक्लूड करते हो उसके अंदर, है ना। तो ज्यादा इसमें स्ट्रेस वाली बात नहीं है। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन। आप बोल रहे सर ये सब क्या बातें कर रहा है, सर ये क्या बातें कर रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस एंड कमीशन। सर ये तो हमने कभी डाला ही नहीं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। हाँ बेटा ये आप नहीं डालते मुझे पता है, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच होगा तो डालोगे, इनडायरेक्ट मेथड में नहीं डालते। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको क्या बोला था, वो आपको साफ साफ बोलेगा आपको ये चीजें कहां कहां किधर किधर से मिल रही है, तो डालना पड़ेगा ना बेटा, डालना पड़ेगा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो हम नहीं डालते, क्योंकि वो नेट इनकम जब आप लिख देते हो, नेट इनकम में ये सारी ऑलरेडी चीजें डलती हैं। अरे नेट इनकम निकालते हो या आपके क्रेडिट साइड में नहीं डालते हो इनकम स्टेटमेंट के ऑलरेडी। ऐसी कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारी की सारी बेटा डायरेक्ट अप्रोच की बातें कर रहा है। ये सब चीजें हम तब लिखते हैं जब डायरेक्ट अप्रोच है। इनडायरेक्ट मेथड में तो बेटा सीधा नेट इनकम से स्टार्ट करते हैं बाय टर्म, हाँ सीधी बात। कैश रिसीव फ्रॉम रेवेन्यू सर्विस, ठीक है भाई, ये सेल्स पता तो है, कितनी बार बोले, ओके। ये तो हो गया बेटा कैश इनफ्लो। अब आ जाते कैश आउटफ्लोज। अभी भी मेरा चल रहा है नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज, बड़ा ध्यान से चलना, नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइज की बात कर रहे हैं, मतलब जिसका काम फाइनेंस से रिलेटेड नहीं है। कैश परचेजेस, आपने कोई माल खरीद लिया, आप माल खरीदते हुए आपने कैश की पेमेंट दे दी, तो इट्स अ कैश आउटफ्लो। कैश पेड टू ट्रेड पेबल, माल जिससे उधार पे खरीदा होगा, जो ट्रेड पेबल है, अकाउंट पेबल है, क्रेडिटर है, जो भी है, अब कभी ना कभी तो उसको पेमेंट देनी पड़ेगी, तो पेमेंट जब जाएंगे तो कैश में देंगे, तो कैश आउटफ्लो हो गया, ओके। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को रखोगे तो बेटा सैलरी तो देनी पड़ेगी, और ऑल दिस बेटा ऑपरेटिंग है, सारे के सारे ऑपरेटिंग है, आप एम्प्लॉयज अपने धंधे के लिए रखते हो, ओके। पेमेंट ऑफ टैक्सेस अनलेस आइडेंटिफाइड विद फाइनेंसिंग, देखो पेमेंट ऑफ टैक्सेस अगर कुछ भी नहीं बोल रहा तो ऑपरेटिंग में डालना, कहीं कुछ नहीं सुनना बेटा, टेंशन लेनी नहीं है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस इज एन ऑपरेटिंग। अरे आपने धंधा करा ना, धंधे से रिलेटेड आप सरकार को टैक्स देते हो ना, सीधी बात है। तो पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है इट्स एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है आपका मेन, अरे ऑपरेशन का काम है ना। आपने अगर बिजनेस खोला तो बेटा आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, मतलब धंधे का पार्ट ही है, जब तक धंधा चलता रहेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो इट्स अ कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का पार्ट है, इट्स अ रिकरिंग नेचर, ऑपरेटिंग काम है, इसलिए हम इसको यहां पे डालते। लेकिन अगर पेपर में वो बोल देता है नो नो ये एक क्या कहते हैं उसको, ये ऑपरेटिंग का नहीं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का है, तो आपको इसको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में डालना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको बोलेगा, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो आपको हमेशा यही मान के चलना है
कि ये क्या कहते हैं ऑपरेटिंग का है, ठीक है। देखिए अगर आपको कुछ बोला ही नहीं पेपर में, बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट्स पूछते कि हम क्या अज्यूम करके चले, कुछ पेपर ने गिवन नहीं करा, पता नहीं क्या, हमको कैसे पता। देखो हमको भी पता है, हमको क्या पता है ये एग्जामिनर हमको क्या समझता है? हमने पेपर सेट किया, हमको क्या पता ये चीज कैसे करे। अब उसने हम पे छोड़ दी, अब हमने अगर कुछ गलत चीज अज्यूम कर ली तो वो नंबर काट देगा। हाँ, तो आपको हमेशा क्या है वो ही चीज अज्यूम करनी पड़ती है जैसा दुनिया में चलता है, जो जर्नल है। अरे इसमें रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, जो चीज दुनिया में जर्नल है, मतलब एग्जामिनर ने उसको भी पता, आपको नहीं पता, वो आप अंतर्यामी थोड़ी ना बेटा, आपको वो आप उसको पता है कि आपको मैंने ये चीज गिवन नहीं करी तो आपको नहीं पता। लेकिन अगर उसने वो चीज गिवन नहीं करी तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आपको ये पता होगा जो जैसा दुनिया में चल रहा है। अरे जैसे कभी कभी आप लोगों को कुछ नहीं बोलते, लेकिन वो बोलते तूने मुझे बोला नहीं, तो आप बोलते अबे भाई ये तो बेसिक है, ये तो पता ही होता सबको। वही है ना, तो दुनिया में जो जर्नल चल रहा है, जैसा फाइनेंस की दुनिया में जो जर्नल चल रहा है, आप वही अज्यूम करोगे। जैसे पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, कुछ नहीं बोला तो टैक्स किसको देते हो? आप सरकार को ही तो देते हो। किसके लिए? अपने धंधे के लिए। आपने धंधा करा होगा और उस पर टैक्स दे दिया। आप बिजनेस अगर ये बोलता है अपने इतना टैक्स कर दिया, तो आप पहले ही पिक्चर जो आपके माइंड में आ जाती है क्या आती है? अच्छा इसने बिजनेस करा होगा, इस बिजनेस पे इसने टैक्स दे दिया। लेकिन अगर बिजनेस अगर ये बोल रहा है नहीं नहीं मेरे पास, मैंने इतनी इनकम कमाई थी, मेरे पास डिविडेंड से इतना इनकम आ गया, उस डिविडेंड पे मैंने इतना टैक्स दे दिया, हाँ तो वो बोलेगा ना। और यहाँ पे आप अलग से मान के चलोगे, हाँ ये अलग से इसने कहीं टैक्स दिया हुआ। तो आपको अगर कुछ भी चीज गिवन नहीं करता बेटा, इस पर टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप हमेशा जनरल चीज ही अज्यूम करना जो दुनिया में चल रही है। इससे एग्जामिनर को एक्चुअली ये पता चलता है कि आपको वो चीज जनरल पता भी है या नहीं। अगर आप गलत अज्यूम करके आ गए तो फिर वो समझ जाएगा कि आप किसी काम के नहीं हो फिर मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने के, क्योंकि उसको पता है आप गलत चीज अज्यूम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं दुनिया में जनरल क्या चल रहा है। सीधी बात है। तो ये भी उसका वन ऑफ द वे है टेस्ट करने। ठीक है, ओके। कैश आउटफ्लो, अब ये नहीं, कैश आउटफ्लो तो मैंने आपको खैर बता दी, ये कैश आउटफ्लोज ये रही हमारी। अब आ जाइए बेटा फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस। देखिए मैंने आपको बोला था एक बिजनेस होता है नॉन फाइनेंशियल। अब फाइनेंशियल धंधे जो होते हैं वो भी तो करते होंगे, उनके लिए क्या ऑपरेटिंग होती है? क्योंकि उनके लिए तो कोई सेल्स होती नहीं, कपड़े तो बेच नहीं रहे वो, एक लोन देने वाला बिजनेस है, वो कपड़े तो बेच नहीं रहा है ना ही कोई गाड़ियां बेच रहा बेटा, ना ही फर्नीचर बेच रहा। अब वो पता नहीं क्या बेच रहा है, उसका भी तो कुछ ऑपरेशन होता होगा। पता है क्या होता है? ये देखो उसके लिए क्या कैश फ्लो होती है। उसने जो लोन ब्याज पे जिसको दिया है, उसने किसी को लोन दिया होगा और उस पर अगर उसको ब्याज मिल रहा है, तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो ब्याज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डालेगा, लेकिन फाइनेंशियल कंपनी उसको अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी डालेगा, क्योंकि उसका ये सेल्स है बेटा, उसके लिए तो एक रेवेन्यू है ना, ये रेवेन्यू मॉडल है उसका। तो रेवेन्यू मॉडल है तो ये उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो आप बोलेंगे सर फिर वो इन्वेस्टिंग में क्या डालता होगा? वो देखेंगे जब वो इन्वेस्टिंग में क्या डालता है। ठीक है, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज। बेटा इन्वेस्टिंग में जैसे एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी, उसके पास एक बहुत एक्स्ट्रा पैसा पड़ा, उसने उसको अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए डाल दिया, हाँ तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डालेगा ना, वो बोलेगा ये इन्वेस्टमेंट पर्पस है। अगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो ही आप उसको ऑपरेटिंग में मानोगे। ये नॉन फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल इंटरप्राइज के केस में डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, रिसीव्ड्स ऑन द सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये सब बेटा तभी होता है जब उसने किसी को दिया हो, उसको मिल गया, उसके लिए तो रेवेन्यू मॉडल है ना। इसलिए पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ लोन एंड एडवांस, पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, ये तरीके से स्टॉक है ना। अरे जैसे आप एक स्टॉक खरीदते हो तो आपने उसके लिए जो पेमेंट दी तो आप उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालते हो ना, तो ये भी तो उस बेचारे ने उसका काम किया लोन देना, तो लोन भी तो उसके लिए स्टॉक ही है। तो जो उसने लोन दिया उसके लिए जो उसने पेमेंट दी वो भी तो बेटा उसके लिए एक स्टॉक ही तो है, उसके लिए उसने खर्चा दिया तो ऑपरेटिंग में डालेगा। सीधी बात है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग में ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, नेचर ऑफ बिजनेस समझ जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअली जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो आपका एक्चुअल मोमेंट ऑफ कैश बताता है, एक्चुअल मोमेंट ऑफ कैश। सीधी बात है, क्योंकि कैश फ्लो है ना, रियल बेसिस है, कैश बेसिस है। एक्चुअल आपका रियल कैश फ्लो नहीं बताता, एक्चुअल कैश फ्लो नहीं बताता, वो एक्चुअल कैश फ्लो बताता है। मतलब एक्चुअली में आपको कभी इनकम जो मिली ही नहीं, लेकिन हो सकता है आपको इनकम आपने मान रखी हो। अरे कैश बेसिस में जैसे आपको किसी ने एडवांस में पेमेंट दे दी तो आप तो यही बोलोगे ना, देखो मुझे इतना पेमेंट मिल गया, लेकिन एक्चुअल बेसिस ऐसा नहीं कहता, वो कह रहे नहीं तूने क्या इसकी सर्विस दे दी, नहीं दी ना तो हम नहीं मानेंगे ये इनकम, इसको अर्नड रेवेन्यू में डाल, लाइबिलिटीज में दिखा इसको, तो ये लो। तो ऐसा होता है। तो बेटा ये फर्क है, लेकिन एक्चुअल कैश फ्लो क्या है, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग वो आपका एक्चुअल मोमेंट ऑफ कैश बताता है। मतलब एक्चुअली में कैश आया दिखाएगा, जो कैश गया तो दिखाएगा कैश गया। यहाँ पे कोई एक्चुअल का सिस्टम फॉलो नहीं हो रहे। ठीक है, फॉर्मूला बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पेपर में आपके पास स्टेटमेंट बनाने का टाइम है नहीं बेटा, लॉजिक से चीजें समझनी है नो डाउट, लेकिन टाइम भी तो देखना है ना।
टाइम आपने चीजें समझ ली, स्टेटमेंट देख लिया, आपको स्टेटमेंट बनाना आ गया, लेकिन आप पेपर में स्टेटमेंट तो बना के नहीं आ सकते ना, क्योंकि वो पूछ ही नहीं रहा। एमसीक्यू में आप स्टेटमेंट कितने भी बना लो, रफ में बनाओगे, रफ वाले वो रख लेंगे, उनको तो आंसर से मतलब था ना, आंसर आप निकाल नहीं पाए क्योंकि टाइम छूट गया। ये होता है। तो फॉर्मूला वहां पे काम आ जाएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट से निकाल दिया फॉर्मूला मैंने आपके लिए, ठीक है, और ये यहाँ पे डाल दिया। कैसे निकालेंगे? वही नेट इनकम अंडर इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ये फॉर्मूला है। नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन माइनस इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स। अरे आपको अब आप बोलोगे सर ये इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल माइनस क्यों करा? अरे अकाउंट रिसीवेबल को छोड़ो ना, अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं? एसेट होते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं तो आप क्या करते हो? माइनस करते हो। क्यों करते हो? क्यों करते हो? क्योंकि एसेट आपकी बढ़ गई। अब जब आपकी एसेट बढ़ गई तो कैसे बढ़ गई होगी? आपने खरीदी होगी, और खरीदी होगी तो मतलब आपने पैसों से ही तो खरीदी होगी, और जब पैसों से खरीदी होगी तो कैश आपका निकल गया होगा, और कैश निकल गया तो माइनस करेंगे, तभी तो कैश आउटफ्लो, तो माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई। अरे इन्वेंट्री भी छोड़ो, इन्वेंट्री क्या होती है? एसेट ही तो होती है। ये नाम नाम पे मत जाओ बेटा, ये सब एसेट ही तो है। इन्वेंट्री आपकी डिक्रीज हो गई, इसका मतलब आपकी एसेट्स कम हो गई। अब एसेट्स आपकी कम क्यों हुई होगी? क्योंकि आपने बेच दी होगी, तभी तो कम हुई होगी। पहले 3 गाड़ी थी, अब 2 रह गई, एक कहां चली गई? बेच दी, तभी तो एसेट डिक्रीज हो गई। तो एसेट डिक्रीज हो गई होगी, इसलिए हमने इसको बेच दिया होगा। बेच के बेटा क्या आएगा? पैसा ही तो आएगा। इसका मतलब आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए हम प्लस कर देंगे। यहाँ बेटा माइनस हो रखा है, ये प्लस होगा, ठीक है, ये माइनस, ये प्लस है। प्लस इंक्रीज इन अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल क्यों प्ले करते हैं? अकाउंट पेबल है क्या पहले ये बताओ? लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज होता है ना। लाइबिलिटीज जब इंक्रीज होती है हम प्लस क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, इसका मतलब आपने पैसा उधार पे उठाया होगा। ये देखो ना, अकाउंट पेबल से पैसा एक तरीके से माल उधार पे लिया है। पार्ट 2 के अंदर मैंने रेशियो बताई थी अकाउंट्स पेबल। ये अकाउंट पेबल कुछ नहीं होता बेटा, आपने माल उधार पे लिया होता है। वो माल उधार पे नहीं होता, एक तरीके से आपने पैसा उधार पे लिया होता है। अरे वो जो गुड्स आपने उधार पे लिया होता है वो इक्विवेलेंट टू कैश ही तो होता है, आप उसको कैश में तो बेचोगे। तो एक तरीके से आपने अकाउंट पेबल से कैश ही तो उधार लिया, तो आपको एक तरीके से कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने उनसे माल उधार पे लिया। तो आप बोलोगे सर हमारा कैश बैलेंस इससे कैसे बढ़ गया? आगे फ्यूचर में तो बढ़ जाएगा ना, जब आप उसको बेचोगे तो आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, इसलिए तो आप यहाँ पे इसको प्लस कर दोगे। ऑलरेडी इन डिटेल बता रखा हूं। ऐसी ही फिर आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो बेटा, डिक्रीज इन लाइबिलिटी है ना, ये भी दिखा सकते हो। डिक्रीज इन अकाउंट पेबल दिखा दो, कुछ भी दिखा दो, है ना, डिक्रीज इन अकाउंट पेबल ऐसे। तो ऐसे मैं आपको करके बता सकता हूँ। ये फॉर्मूला इसलिए लिखा ताकि पेपर में आप जल्दी से निकाल सको, लेकिन उसके लिए वो ये स्टेटमेंट समझना पड़ेगा। अब बेटा आज तो आप रट के चले गए, लेकिन 50 साल बाद अगर आपने किसी से पूछ लिया, अब आप बोलोगे किताब दो किताब दो, पता नहीं क्या फॉर्मूला था हम भूल गए। लेकिन अगर स्टेटमेंट माइंड में होगी तो आप वहीं बता दोगे उसको खड़े खड़े, देखो ये तो ये लॉजिक है, ऐसा लॉजिक है, ऐसे। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद बना लोगे पेपर में। तो देखो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अब यहाँ पे आ जाइए बेटा, ये मैंने आपके लिए फॉर रेलिवेंट फॉर सीएमए यूएसए, आपका जो सीएमए यूएसए का जो रेलिवेंट फॉर्मेट है वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बनाया है। ये देखिए, ये आपके लिए फॉर्मेट मैंने यहाँ पे बना दिया। सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, देखो बेटा ये सब मैंने आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, ये आपको टेंशन नहीं लेना है, इनका एक्सप्लेनेशन है, सब समझा चुका हूँ ये। लेकिन फॉर्मेट है इनडायरेक्ट अप्रोच है बेटा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट अप्रोच भी बना रखा है, टेंशन मत लो। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ये आपका फॉर्मेट है। और सीएमए यूएसए रेलेवेंट के लिए क्या है? सबसे पहले चीज आप क्या स्टार्ट करते हो बेटा? ओपनिंग कैश फ्लो। ओपनिंग कैश फ्लो आप लिखना स्टार्ट करोगे, जरूरी नहीं है बेटा आप यहां पे भी लिख सकते हो, आप नीचे भी लिख सकते हो, इसमें कोई चक्कर नहीं है। ये देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे नीचे भी लिखा, ये देखिए, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यहाँ नीचे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपने शायद अपने 12th क्लास में बेटा पढ़ा होगा, आप नीचे ही लिखते आ रहे हो, है ना। यूएस कंपनीज में बेटा वो उसको ऊपर लिख देते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नीचे लिखो ऊपर लिखो ऐसा कोई नहीं है। हाँ लेकिन हायरार्की फॉलो करनी है, सबसे पहले ऑपरेटिंग लिखना, फिर इन्वेस्टिंग लिखना, फिर फाइनेंसिंग लिखना, ये जरूर फॉलो करना, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। सबसे पहले बेटा ये क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। अच्छा ये जो आप नेट प्रॉफिट बेटा इसको हमेशा टैक्स से पहले लेते हो, ठीक है, टैक्स से पहले, क्योंकि आप टैक्स यहाँ पे माइनस करोगे बेटा, टैक्स यहाँ पे माइनस करोगे, आपको माइनस करके दिखाना है, ओके। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या है देखेंगे बेटा, वैसे आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट, अब देखो नेट इनकम, नेट प्रॉफिट आ गया, अब आपको पता है नेट प्रॉफिट नकली है, हमारा मेन पर्पस क्या है? इसको कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हमको जो नकली नकली चीजें प्लस माइनस हो रखी हैं वो हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये देखो जैसे ये सब डेप्रिसिएशन है, इसको हम ऐड करेंगे, इशू ऑन द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन्स एंड बोरिंग्स है, लॉस ऑन द सेल ऑफ, देखो ये जो मैंने आपको बताया था बेटा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है वैसे, ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब इसके पीछे अपना ही लोगों का लॉजिक है, यूएस कंपनीज के अंदर इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज डालते हैं, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है उसको ऑपरेटिंग भी मानते हैं, आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी माननी है, ठीक है। लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये आपकी जेब से थोड़ी ना गया कभी कोई लॉस। लॉस ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वगैरह ये सब प्रोविजन फॉर द डाउटफुल, प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट एंड बेटर। अरे आपने प्रोविजन बना के रखा पीएनएल अकाउंट के अंदर, लेकिन आपका एक्चुअली में ऐसा कोई लॉस हुआ क्या?
आपने प्रोविजन बना के रखा है 500 रुपए का, आपको लगता है कि यार ये लॉस होगा, 100% है लॉस होगा, घाटा है, ये जो डेटर है ना ये भागेगा, इसकी तो शकल देख के लग रहा है भाग जाएगा। तो आपने कहा भाई साहब इसको तो हम मान के चलेंगे ये घाटा है, तो आप पीएनएल में डेबिट कर दोगे उसको। लेकिन आपके एक्चुअली में रियल लाइफ में ऐसा कोई घाटा हुआ? आप ऐसे बेटा सोचे जा रहे हो, सपने देख रहे हो वो भागेगा, लेकिन भाग रहा है, उसने बोला आपको? बोला ही नहीं। तो आपका कैश बैलेंस एक्चुअली में ऐसा कम हुआ या नहीं? नहीं हुआ, लेकिन आपने पीएनएल में डेबिट कर रखा, तो माइनस करना पड़ेगा ना। ये ख्याली प्लान वगैरह कुछ नहीं चलेंगे बेटा, आपको बिल्कुल रियल बेसिस चलना है। एक्चुअली में जो आपको कैश बैलेंस है, तो इसको उसको आपको दोबारा एड बैक करना पड़ेगा, अमोर्टाइजेशन वगैरह, ये सब चीजें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखी है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम वगैरह, डिविडेंड इनकम वगैरह, ये सब दोबारा माइनस करनी पड़ेगी बेटा आपको प्लस, क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट इनकम में जाएगी ना। अरे ये आपने इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये सब आपने क्या करा है ऐसी बेटा यहाँ पे। अच्छा मैंने यहाँ पे गलत कर दिया बेटा, ये प्लस मैंने पता है क्यों करा है, इसको दोबारा एड बैक करा है, क्योंकि ये कहीं और जाके माइनस होगी। अरे यहाँ पे मैंने ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लोन्स एंड बॉर्डिंग्स इसलिए यहाँ पे दोबारा एड बैक करा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस होनी ही नहीं है, ये यहाँ का खर्चा ही नहीं है, ये कहीं और का खर्चा है। कहाँ का? फाइनेंसिंग का। ये देखो मैंने यहाँ पे फाइनेंसिंग में आपका करके दिखाया हुआ, ये देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन, ये यहाँ का खर्चा है, यहाँ पे माइनस करना है। ये देखो मैंने यहाँ पे माइनस ब्रैकेट लगा रखा, तो बेटा ये टेंशन है। ऐसी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, ये सब दोबारा यहाँ पे लेस क्यों करा है? लेस क्यों करा है? क्योंकि यहाँ की इनकम है ही नहीं, ये तो इन्वेस्टिंग की इनकम है। ये देखो मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डाल रखी है, ये देखो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेस्ट सब डाल रखा बेटा, टेंशन नहीं है का। ऐसे सॉल्व करना, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, ये प्रॉपर प्रॉपर अच्छा खासा। अगर एक सी कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आना हो तो बेटा ऐसे आएगा प्रॉपर। आपके सीए में ये उससे रिलेवेंट की बात कर रहा हूँ, सीपीए की बात नहीं कर रहा। तो ऐसा आएगा पूरा क्वेश्चन, लेकिन नहीं आएगा, नहीं आएगा पेपर में, नहीं आएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में तो आ ही नहीं सकता, उसमें तो अच्छा वो होते हैं एमसीक्यूज, ऐसे में आ नहीं सकता, क्योंकि 12 क्वेश्चन है, उसमें से बेटा एक क्वेश्चन अगर इतना दे दिया तो बाकी तो कर ही नहीं सकते, है ना। हाँ लेकिन एक चीज जो आएगी बेटा, वो आएगी, वो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी इसमें से कैश फ्लो पूछ लेगा। वो ये बोलेगा बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बता दो कितना है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग बताओ कितना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना है, वो पर्टिकुलर इतना पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपके लिए मैंने दिया, इसको कट करके प्लस माइनस इन तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो को, इन तीनों के बेटा ये जो फाइनल आंसर आएगा, ये देखो यहाँ पे आया नेट कैश फ्लो, ये आ गया फाइनल आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसका प्लस माइनस करके जितना भी आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, फाइनेंसिंग का प्लस माइनस करके आया इतना। इन तीनों को जब आप प्लस कर दोगे, एड बैक कर दोगे, तो ये जो आंसर आएगा इसको बोलते हैं नेट नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब इस साल आपका कैश या कैश इक्विवेलेंट में कितना एक्चुअली इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। ये तो मतलब क्या आ गया आपके पास, नेट चेंज इन कैश। इसको आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, नेट चेंजेस इन कैश आ गए। अब इसको आप क्या करोगे, ओपनिंग कैश में प्लस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग। और यही क्लोजिंग आप बेटा कहां डालोगे, बैलेंस शीट के, करंट ईयर के बैलेंस शीट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो आप यहाँ पे बैलेंस दिखाते हो बेटा, ये वाला बैलेंस, ये वही बैलेंस है, ये वही बैलेंस है। ये आपका बैलेंस शीट का जो आपका करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है, उसमें जो आप लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाते हो, वो जो आपका बैलेंस होता है उसके साथ रिकंसाइल होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अगर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का एंडिंग बैलेंस और बैलेंस शीट में वो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस है मैच नहीं हो रहा, तो आपका आंसर गलत है। चाहे कुछ भी हो, डायरेक्ट अप्रोच हो, इनडायरेक्ट अप्रोच हो, फर्क नहीं पड़ता, आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, मैं बता रहा हूं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसी स्टेटमेंट है, आयरनी इसमें क्या बोले कि आपको ये, कि आपका आंसर आएगा, आपको पता है कि मेरा आंसर ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है। दूसरा ये ऐसी भी चीज है कि आपका आंसर आ भी रहा है तब भी आपका गलत हो सकता है, क्योंकि आप, मैंने बोला ना ये मैथमेटिक्स है, आप इसमें प्लस माइनस करो, प्लस माइनस कर दो। लेकिन अगर आपने आइटम गलत जगह डाल दी, जैसे फाइनेंसिंग की डाल दी इन्वेस्टिंग में, या इन्वेस्टिंग की ऑपरेटिंग, तब भी आंसर गलत हो जाएगा। तो बेटा ये ऐसी है, तो बच नहीं सकते, आपको कंसेप्ट से तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ऐसा है। तो यहां पे बेटा हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच खत्म हो गया। अगली क्लास में मैं आपको डायरेक्ट मेथड विद एग्जांपल्स कराने वाला हूं, है ना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।